हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम सीएमए फाइनल लॉ के एमसीक्यूज का कंप्लीट खत्म करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट के अंदर सीएमए फाइनल लॉ की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें मैंने आप लोगों को सीएमए फाइनल का जो एमसीक्यू बैंक सीएमए इंस्टीट्यूट ने रिलीज करा था उसमें से जितने भी एमसीक्यूज थे वो ऑलमोस्ट 4 पार्ट में हम लोगों ने बहुत डिटेल में 1 बाय 1 प्रैक्टिस करके खत्म कर दिए थे। लेकिन उसके वो कंप्लीट नहीं हो पाया था एमसीक्यू बैंक, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था उस टाइम पे। तो आज हमने लास्ट वाली सीरीज के अंदर 170 तक एमसीक्यूज कर लिए थे, अभी 4 महीने पहले जो हमने डाली थी। तो वो चारों पार्ट्स के एमसीक्यूज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको भी देख लेना। तो उसमें वो आपके 4 पार्ट जब आप एमसीक्यू सीरीज के करोगे तो आपके 170 तक एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। 171 से लेकर बैलेंस वाले एमसीक्यूज मैं आज की वीडियो में खत्म कर रहा हूं। तो इससे आपका क्या होगा, ओवरऑल में जितने एमसीक्यूज आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक से रिलीज करे थे, एमसीक्यू बैंक में के रिलीज करे थे, एमसीक्यू बैंक का उनका सीएमए इंस्टीट्यूट का इशू करा हुआ है, वो सारे एमसीक्यूज आपके खत्म हो जाएंगे। और ये बच्चे जानते हैं कि एमसीक्यू बैंक बहुत अच्छी खासी रेलेवेंस रखता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे एमसीक्यू इसी में से आएंगे, अल्टीमेटली कंसेप्चुअल नॉलेज होनी जरूरी है। कंसेप्ट पे से एमसीक्यू बनता है। आप एमसीक्यू जितने मर्जी प्रैक्टिस कर लो वो हमेशा कम ही होते हैं, लेकिन स्टिल ये इंस्टीट्यूट ने रिलीज करें हैं तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत सारे एमसीक्यू इसमें से आए हुए दिख जाएंगे पेपर के अंदर। बाकी कुछ नए भी दिखेंगे, वो आपका अल्टीमेटली अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक होगी तो वो भी अटेम्प्ट कर लोगे, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम 171 वाले एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, सीएमए फाइनल लॉ के मैराथन्स, नेक्स्ट लेवल मैराथन 3 पार्ट्स में हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखे हैं। मैं उन मैराथन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको देख लेना, मजा आ जाएगा, यू विल लव इट। प्लस सीएमए फाइनल एससीएम का मैराथन इस जून 25 अटेम्प्ट के लिए जो रेलेवेंट है या दिसंबर 25 के लिए जो रेलेवेंट है, जो जून 25 में दिसंबर 25 पेपर देंगे उनके लिए मैराथन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है, उसको भी देख लेना, नेक्स्ट लेवल है, मजा आ जाएगा। प्लस सबसे बड़ी बात कि ये एमसीक्यूज की पीडीएफ लेनी कहां से है, तो वैसे तो हर बच्चे के पास ये पीडीएफ होगी क्योंकि इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी थी। अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ये पीडीएफ वहां से निकाल लेना, ये एमसीक्यूज की। ठीक है, अब हम एमसीक्यू नंबर 171 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, एमसीक्यूज हमेशा उन्हीं को समझ आते हैं जिन लोगों ने एक बार कोर्स कर रखा है। तो मैं प्रिजम्पशन लेकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने कोर्स कर रखा है, आप रिवीजन की स्टेज पे हो या रिवीजन भी कर चुके हो, सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने आए हो, तो आपको एमसीक्यू ज्यादा बेटर समझ आएंगे। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बोला कि भाई एमसीक्यूज सीधा यहां से देखना शुरू मत करना 171 से। अगर आपने कोर्स कर रखा है, रिवीजन कर रहे हो, तो आप सीधा 171 से, अगर आज आपने ये वाली वीडियो खोली और पहले वाले एमसीक्यू नहीं भी करे हैं तो सीधा यहां से करना शुरू कर देना। फिर पहले वाले पार्ट के लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहा हूं, उनको भी देख लेना। लेकिन अगर किसी ने अभी तक ढंग से तैयारी ही नहीं करी है तो आप अगर एमसीक्यूज को देखना चाहते हो तो फर्स्ट सीरीज से देखना, लेक्चर 1 से, एमसीक्यूज का जो लेक्चर 1 था। और मैराथन तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब आपको मजा आ जाएगा जो हमने मैराथन डाल रखे हैं। मतलब बहुत सारे टीचर के रेगुलर लेक्चर से बेटर आपको हमारा मैराथन लगेगा, वो देखना। चलो करते हैं स्टार्ट। 171 इंडिविजुअल्स कैन अवेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस अंडर द एलआरएस लिमिट। अच्छा, एलआरएस क्या है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। एलआरएस क्या है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। हमारे ना फेमा एक्ट के अंदर एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम दी हुई है कुछ चीजों के लिए, और उस स्कीम के अंदर एक लिमिट दी हुई है $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर की। मतलब अगर आप, और उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस बताई हुई है कि अगर आप एक साल में इतनी इन ट्रांजैक्शंस के लिए अगर आप $2.5 लाख रुपए भारत सरकार से कन्वर्ट करवाते हो या $2.5 लाख यूज करना चाहते हो इन पर्पसेस के लिए, तो आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती 2.5 लाख तक के लिमिट तक के लिए। इसीलिए हम उसे नाम देते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप इंडिया से कोई सामान बाहर से खरीदना चाहते हो या इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, यूएस से जाना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंडियन रुपी कन्वर्ट कराकर डॉलर लेना पड़ेगा सरकार से। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली आप इंडिया से बाहर कोई लैंड खरीदना चाहते हो
है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे को उसके लिए करेंसी लेने के लिए आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन उसी फेमा एक्ट के अंदर एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम दी हुई है और उसमें एक लिमिट दी हुई है यूएस डॉलर 2.5 लाख रुपए तक की, और उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस बताई हुई हैं कि अगर आप इन ट्रांजैक्शंस के लिए सरकार से पैसा लेते हो और आप एक साल में 2.5 लाख यूएस डॉलर से ज्यादा पैसा नहीं ले रहे, तो आपको आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आपको आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम उसे नाम दे रहे हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की, फ्रीली आप रेमिट कर सकते हो इंडिया से बाहर इतना पैसा। आप यूएस डॉलर में कुछ सामान खरीदना चाहते हो तो आप यूएस डॉलर में पेमेंट करोगे, तो आप इंडिया से बाहर यूएस डॉलर की 2.5 लाख रुपए की पेमेंट इन चीजों के लिए फ्रीली कर सकते हो बिना किसी परमिशन के, तो वो लिमिट 2.5 लाख की होती है। अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें उस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में कवर होती हैं। तो पहला है प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल भूटान, ये ओके है, ये कवर है उसमें। गिफ्ट और डोनेशन देना चाहते हो अगर आप किसी को, या गोइंग अब्रॉड इंडिया से बाहर जाना चाहते हो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, ये भी उसमें कवर है। इमिग्रेशन भी कवर है कि आप बाहर ही सेटल होना चाहते हो, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, बाहर जाना चाहते हो। नेक्स्ट आता है एलिजिबल बोरोवर कैन रेज अप टू डैश मिलियन यूएस डॉलर थ्रू ईसीबी ने ऑटोमेटिक रूट। आपको यह बात पता है कि जब ना हमारे इंडिया के अंदर, देखना बड़ा ध्यान सुनना, जब कोई फॉरेन से इंडिया में फंड्स आते हैं, जब भी इंडिया में फॉरेन से फंड्स आते हैं इंडियन कंपनी के पास, मान लो जब भी किसी इंडियन कंपनी के पास फॉरेन से फंड्स आते हैं तो वो दो रूप से आते हैं। एक आता है इक्विटी के रूप से, एक आता है डेट के रूप से। डेट के रूप से जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी की इक्विटी में लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए उस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पैसा लगाता है उस कंपनी की इक्विटी में, तो उसे हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और उसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफडीआई। और जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी को डेट की फॉर्म में पैसा देता है, लोन की फॉर्म में पैसा देता है, तो इंडियन कंपनी अगर वो पैसा रेज करती है उसे हम बोलते हैं ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इसका मतलब अगर आपकी इंडियन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर से इक्विटी की फॉर्म में लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए पैसा लेती है और वो आपकी कंपनी को कंट्रोल करते हैं तो उसे हम एफडीआई बोलते हैं। अगर आपकी इंडियन कंपनी लोन की फॉर्म में पैसा लेती है जनरली तो उसे हम ईसीबी बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आती है ना बाहर से, ये दो रूप से आती है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि आपको एक लिमिट दी गई है कि आप इतनी लिमिट तक बाहर से इन्वेस्टमेंट ले सकते हो फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहां पे आपको नो गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब एक लिमिट दी हुई है कि अगर आप इतने अमाउंट तक की बाहर से फंड रेज कर रहे हो तो आपको कोई भी गवर्नमेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अप्रूवल रूट का मतलब है कि अगर आप उस लिमिट से ज्यादा पैसा रेज कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है उसके लिए, इसीलिए हम उसे बोलते हैं अप्रूवल रूट। तो ऑटोमेटिक रूट में आपको कोई गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, लेकिन अप्रूवल रूट के अंदर आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो लिमिट के बेस पर जनरली डिसाइड किया जाता है कि अगर आप इतने लिमिट तक का लोन ले रहे हो या इतने लिमिट तक के फंड रेज कर रहे हो तो ऑटोमेटिक रूट में ले सकते हैं, इस लिमिट से ज्यादा लोगे तो आपको अप्रूवल रूट में जाना पड़ेगा, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहां पे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर कहां गया वो, हाँ, तो आपसे पूछ रहा है कि एलिजिबल बोरोवर जो इंडियन बोरोवर्स हैं वो कितना पैसा रेज कर सकते हैं, अप टू कितने मिलियन डॉलर तक रेज कर सकते हैं थ्रू ईसीबी इन ऑटोमेटिक रूट, तो वो है 750 यूएस डॉलर, 750 मिलियन यूएस डॉलर, वही है, ये वाली लिमिट है। तो इसका आंसर होगा 750 मिलियन यूएस डॉलर, इसका आंसर होगा। तो 750 यूएस मिलियन डॉलर तक एलिजिबल बोरोवर जो इंडियन बोरोवर्स हैं वो फ्रीली रेज कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट में। अगर इससे ज्यादा लेना है तो फिर इन्हें अप्रूवल रूट में जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी।
नेक्स्ट आता है टोटल मैक्सिमम रेमिटेंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल अंडर एलआरएस स्कीम। ये तो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर करा चुका हूं कि इंडिया में लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर आप इंडिया से कितना पैसा बाहर के लिए ट्रांसफर कर सकते हो कन्वर्ट कराकर यूएस डॉलर में फ्रीली एलआरएस के अंदर। तो आपको पता है यूएस डॉलर 2.5 लाख तक की लिमिट है, यूएस डॉलर 2.5 लाख। इसका आंसर डी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन 4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग रेमिटेंस इज प्रोहिबिटेड। फॉलोइंग रेमिटेंस इज प्रोहिबिटेड मतलब कौन कौन सी चीजें फेमा के अंदर मना है बिल्कुल। पहला, इन चीजों के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब इंडिया से पैसा कन्वर्ट कराकर फॉरेन एक्सचेंज में आप इन पर्पसेस के लिए बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते। लॉटरी, गैम्बलिंग, मैगजीन्स, ये सब लॉटरी टिकट वगैरह, तो ये सब चीज के लिए अलाउड नहीं है। रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया फॉर मार्जिन और मार्जिन कॉल, इस चीज के लिए भी अलाउड नहीं है। रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ एफसीसीबी इशूड बाय इंडियन कंपनी इन द ओवरसीज सेकेंडरी मार्केट, इसके लिए भी अलाउड नहीं है। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। वैसे मैं एक चीज बताऊं, इस वाला ये ऑप्शन 3 है ना, ऑप्शन 3 ये इंडिया में अलाउ कर देती है गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद। ये दो तो मना ही है, लेकिन ये अलाउ कर दिया जाता है गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद, लेकिन जनरली ये भी प्रोहिबिटेड ही होता है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव करवा रहा हूं, लेकिन ये वाला रूट एक बार को अलाउड होता है, एफसीसीबी वाला रूट अलाउड होता है कुछ एक्सेप्शनल केस में परमिशन लेने के बाद। नेक्स्ट, ज़ेनिथ, तो इसलिए आप ऑल ऑफ द अबव लिखोगे इसका आंसर। नेक्स्ट, ज़ेनिथ लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन यूके, इश्यू शेयर टू सिटीजंस ऑफ यूके अंडर द इंडियन लॉ। द शेयर्स आर फॉरेन सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी, एनी ऑफ द नन ऑफ द अबव। बताता हूं क्यों। देखो, जब कोई इंडियन बंदा इंडियन कंपनी के शेयर खरीदता है तो उसे हम इंडियन सिक्योरिटी बोलते हैं। जब कोई इंडियन बंदा फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उसे हम फॉरेन सिक्योरिटी बोलते हैं। लेकिन यहां पे फॉरेन की कंपनी फॉरेन में ही सिक्योरिटी इशू कर रही है, इंडिया में तो इशू ही नहीं कर रही, तो इंडियन लॉ में उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो इंडियन लॉ में उसके लिए कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं कहलाएगी, तो इसे हम नन ऑफ द अबव बोलेंगे। हाँ, उसे हम जनरल भाषा में, लेमैन भाषा में बोल सकते हैं कि वो फॉरेन कंपनी के शेयर्स हैं या फॉरेन सिक्योरिटी हैं, लेकिन लीगली हम फॉरेन सिक्योरिटी वर्ड कब यूज करते हैं, जब इंडियन इन्वेस्टर उस फॉरेन कंपनी के शेयर खरीदता है, और इंडियन इन्वेस्टर जब इंडियन कंपनी के शेयर खरीदता है तो उसे इंडियन सिक्योरिटी बोलते हैं। लेकिन यहां पे यूके की कंपनी है, यूके में ही शेयर इशू कर रहे हैं, इसका मतलब कंपनी भी बाहर का, इन्वेस्टर भी बाहर का, इंडियन इन्वेस्टर कुछ कर ही नहीं रहा उसमें, तो इसलिए नन ऑफ द अबव में आएगा। नेक्स्ट, फेमा डैश फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, फेमा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस को एनकरेज करता है, प्रोहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, नन ऑफ द अबव। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, फेमा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस को कुछ हद तक एनकरेज भी करता है और कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट भी करता है, वो दोनों काम करता है। मैं बताता हूं कैसे। फेमा के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जहां पे फेमा खुद चाह रहा है कि इसका, वैसे हमारे इंडिया में ना फेमा से पहले एक लॉ हुआ करता था, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब क्या है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो पहले इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को टोटली रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। हमारा देश चाहता था कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कम से कम हो। आज की डेट के अंदर हमारा देश चाहता है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन गलत तरीके से ना हो, कुछ हद तक वो उसे रिस्ट्रिक्ट भी करता है लेकिन ज्यादा एनकरेज करता है। अब क्या हो रहा है कि हमारे इंडिया में ज्यादा एनकरेज किया जाता है प्लस कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट भी किया जाता है, इसके दोनों आंसर बनते हैं। लेकिन तुम्हारे जो इंस्टीट्यूट है उसने इसके स्टडी में आंसर में इसका आंसर रिस्ट्रिक्ट दिया है, इसका आंसर रिस्ट्रिक्ट दिया, तो तुम पेपर में रिस्ट्रिक्ट ही लिख कर आना। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि हमारे इंडिया में फेमा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को एनकरेज भी करता है कुछ हद तक और कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट करता है, दोनों करता है। तो वैसे मैं तुम्हारे को 176 का आंसर दिखा दूं तो तुम्हारा स्टडी मैट में इसका आंसर, ये एमसीक्यू बैंक में इसका आंसर आई थिंक रिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट। तो तुम पेपर में रिस्ट्रिक्ट ही लिख कर आना, लेकिन वैसे ज्यादा रिस्ट्रिक्ट से बेटर आंसर इसका एनकरेज होना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने यही दे रखा तो नंबर इसी के बेस पे देंगे, तो बेटर है आप रिस्ट्रिक्ट ही लिख कर आना। नेक्स्ट, नॉन एनपीए स्टैंड्स फॉर, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो इसका आंसर हो गया बी, नॉन परफॉर्मिंग। आपको पता होगा, आई होप नॉन परफॉर्मिंग एसेट पता होगा क्या होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है बैड लोन्स। बैड लोन्स का मतलब क्या होता है, आपको शायद बहुत सारे बच्चों का एनपीए का कंसेप्ट नहीं पता। हम लोग कहते हैं ना कई बार कि इंडिया में एनपीए बढ़ रहे हैं, हम लोगों ने कभी सुना होगा। तो ये एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये क्या चीज होती है, मान लो ये बैंक है, मान लो एक एसबीआई बैंक है, मान लो एसबीआई बैंक ने एक्स लिमिटेड को 100 करोड़ रुपए का लोन दिया।
एसबीआई बैंक ने एक्स लिमिटेड को 100 करोड़ का लोन दिया। अच्छा, जब एसबीआई बैंक ने एक्स लिमिटेड को 100 करोड़ का लोन दिया तो एक्स लिमिटेड के लिए ये वाला लोन लायबिलिटी है क्योंकि इसको चुकाना है, लेकिन एसबीआई बैंक के लिए यही लोन एसेट है क्योंकि एसबीआई बैंक को इस लोन के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो एसबीआई बैंक को ये लोन कमा के देगा, तो एसबीआई बैंक इस लोन को जो उसने दिया है एक्स लिमिटेड को अपनी एसेट साइड में शो करेगा बैलेंस शीट के अंदर, और एक्स लिमिटेड इस लोन को अपनी लायबिलिटी साइड में शो करेगी बैलेंस शीट के अंदर। तो एक्स लिमिटेड के लिए लायबिलिटी है, एसबीआई बैंक के लिए एसेट है क्योंकि इन्होंने वो लोन दिया है और ये इससे कमाएंगे। अच्छा, जब कोई बैंक ने लोन दिया है और वो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट कमा रहा है तो हम इसे बोलेंगे कि बैंक के लिए ये परफॉर्मिंग एसेट है। परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या है कि बैंक इस लोन के ऊपर पैसा कमा रहा है, तो इसका मतलब ये एसेट परफॉर्म कर रहा है। अगर एक्स लिमिटेड इस लोन का डिफॉल्ट कर देती है, अगर एक्स लिमिटेड ये लोन का पैसा मार लेती है, अगर एक्स लिमिटेड इस बैंक का ये लोन का पैसा मार लेती है, तो उस केस के अंदर अगर एक्स लिमिटेड पैसा मार लेती है तो ये एसेट परफॉर्म करना बंद कर जाएगा। तो इसी को फिर हम परफॉर्मिंग की जगह क्या बोलेंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मींस अब ये एसबीआई बैंक के लिए लोन क्या हो गया? बैड लोन हो गया। बैड लोन मींस अब ये रिकवर नहीं हो पा रहा और अब ये परफॉर्म करना बंद कर गया। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज नथिंग बट बैड लोन्स। सीधी सी भाषा में अगर तुमसे पूछे नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, तो वो बैड लोन्स होते हैं। बैड लोन्स कि जो लोन का पैसा दिया गया था वो पैसा अगर मर जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। तो एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब बना था? इनेक्टेड इन द ईयर, कौन से ईयर में बना था? 1949 में बना था। नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो should be dash percent of the total time and total time and demand liability is 4% होता है। Next, SLR stands for statutory liquidity ratio. Banking companies cannot pay dividend unless the following are completely written off: preliminary expenses, brokerage commission, all of the above. Banking companies जब भी डिविडेंड बांटेगी तो पहले इन सब चीजों को राइट ऑफ करेगी, उसके बाद ही बांटेगी। नेक्स्ट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर टू बी रजिस्टर्ड विद। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इंडिया में किसके पास रजिस्टर होती हैं? आरबीआई के पास रजिस्टर होती हैं। अच्छा सुन लो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता क्या है? सुन लो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये जो अभी तुमने ऊपर एनपीए का कंसेप्ट समझा ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब किसी बैंक का पैसा मर गया तो हमारे इंडिया में बैंक्स क्या करते हैं? वो पैसे को रिकवर करने का राइट किसी कंपनी के साथ डील कर लेते हैं कमीशन बेसिस पे कि हम तुमको इतनी कमीशन देंगे, तुम हमारे को क्या कर दो, ये पैसा रिकवर करवाने में हेल्प करो। तो जो कंपनियां उनको वो लोन जो लोन का पैसा बैंकों का सामने वाली कंपनी ने मार लिया है, जो कंपनियां उनको वो लोन का पैसा रिकवर कराने में हेल्प करती हैं, उन कंपनियों को हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बोलते हैं। सरफेसी एक्ट के अंदर इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये आरबीआई हो गया। नेक्स्ट, द जुडिशियल अथॉरिटी इन द सरफेसी एक्ट इज डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। हमारे इंडिया में जो सरफेसी एक्ट है उसके अंदर जो जुडिशियल अथॉरिटी जहां पे केस लड़े जाते हैं उसका नाम है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, अमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज रिक्वायर डैश परसेंटेज ऑफ वोटिंग शेयर होल्डर, टू थर्ड अप्रूवल चाहिए होता है। नेक्स्ट, एवरी बैंकिंग कंपनी शैल मेंटेन लिक्विड एसेट नॉट लेस देन 25% ऑफ द टोटल डिमांड एंड लायबिलिटी। तो सेक्शन हमने 184 कर लिया, 184 टू थर्ड था, वही एवरी बैंकिंग कंपनी 25%, ये हमने ऑलरेडी कर लिए सारे। नेक्स्ट आता है, कहां गए जी? Every banking company incorporated in India shall prepare a balance sheet and profit and loss account as on the last working day of the accounting year. Accounting year का मतलब ऐसे फाइनेंशियल ईयर ही होता है, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में वर्ड अकाउंटिंग ईयर यूज किया गया है। तो हर एक बैंकिंग कंपनी को अपनी बैलेंस शीट बनाती होती है लास्ट 31 मार्च तक के अकाउंटिंग ईयर के बेस पे। According to banking regulation act, no banking company shall pay dividend to its members until depreciation is fully written off, capital expenses have been completely written off, bad debts are provided in full, contingent liabilities, capitalized expenses have been completely written off. अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे भी ऊपर भी बैंकिंग कंपनी के नॉट पे डिविडेंड अनलेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ब्रोकरेज कमीशन आ रहा था, वो तो हम तीनों ही राइट ऑफ करते हैं, लेकिन कोई भी बैंकिंग कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती जब तक उसके कैपिटल एक्सपेंस रिटर्न ऑफ नहीं होते। ये वाला आंसर है। नेक्स्ट, मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज 100 करोड़ होती है। 100 करोड़ है इसका आंसर, ये ऑप्शन 3। नेक्स्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट was enacted in the year 1949, ये तो वापस रिपीट हो गया, ऊपर भी था। नेक्स्ट, ऑफिसर अपॉइंटेड
बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड इंश्योरेंस। अच्छा देखो यहां पे बताया नहीं, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड, क्या कौन से एक्ट में, ये तो बताया नहीं यहां पे। तो बेसिकली ये इंश्योरेंस एक्ट के आंसर दे रहा सारे, तो इसका इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा है कि इंश्योरेंस एक्ट में जो ऑफिसर अपॉइंट किया था तो उसका नाम क्या होता है, हम कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, in case of insurance company -% of assets have to be remain invested in government securities। आपने एक चीज पढ़ी होगी, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्या होता है कि आपको इतने % ऑफ एसेट्स, एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ एसेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी कहां गया हमारा, ये रहा, इंश्योरेंस कंपनी -% ऑफ एसेट्स हैव टू बी रिमेन इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आप लोगों ने उसमें एक लिमिट पड़ी थी कि 25% तक के एसेट हमारे लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को। तो इसके आंसर है 10%, 15%, जब से पूछे इसका आंसर होगा 25%। नेक्स्ट, तो इसका आंसर था 25%। नेक्स्ट, एक्चुरियल वैल्यूएशन ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हैज टू बी डन वंस इन एवरी ईयर, हर साल होनी चाहिए एक्चुरियल वैल्यूएशन। एक्चुरियल वैल्यूएशन क्या होता है, आई होप समझते हो। जब आपने मान लो कोई चीज की इंश्योरेंस कराई, मान लो आपने फायर इंश्योरेंस करवाई है, या आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, या आपने फायर इंश्योरेंस कराई है, आपने कोई चीज डिस्ट्रॉय होने की इंश्योरेंस कराई, जैसे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस करवाई है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके व्हीकल को डिस्ट्रॉय हो गया, या आपका व्हीकल में आग लग गई, या आपने कोई फायर इंश्योरेंस कराई, किसी चीज में आग लग गई, तो उसमें क्या होता है, एक बंदा आता है जो क्लेम डिटरमाइन करता है, जो आपका सारा क्लेम डिटरमाइन करता है कि आपका कितना क्लेम बनता है। तो जो बंदे आते हैं वो तो ब्रोकर टाइप होते हैं, मतलब एक नॉर्मल एजेंट टाइप होते हैं, लेकिन जो ये सारी डिटेल बनाकर एक ऑफिसर को देते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्चुरियल साइंटिस्ट। तो आपको क्या होता है, वो एक्चुरियल साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो वैल्यूएशन निकालते हैं कि आपको कितना क्लेम मिलना चाहिए। तो आपकी अगर कोई पॉलिसी आपने 5 साल 7 साल के लिए करा रखी है, जैसे आपने मोटर व्हीकल में तो आपने देखा होगा कि स्कूटर की इंश्योरेंस, बाइक की इंश्योरेंस जनरली हर साल होती है। तो वो कह रहे हैं कि जनरली जो एक्चुरियल वैल्यूएशन होती है वो कितना टाइम में करानी चाहिए, वंस इन एवरी ईयर करानी चाहिए। नेक्स्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी मेड बाय एन इंश्योरर शैल नॉट बी क्वेश्चन आफ्टर 3 years। 3 years, वैसे कुछ केसेस में 2 years भी होता है, लेकिन जनरली 3 years होता है। शैल नॉट बी क्वेश्चन मींस अगर इंश्योरेंस पॉलिसी कराते वक्त अगर आपने कोई गड़बड़ी करी है, इंश्योरेंस पॉलिसी कराते वक्त अगर आपने आपकी उस पॉलिसी में कोई गड़बड़ी थी भी, लेकिन स्टिल अगर आपकी पॉलिसी अप्रूव हो गई है, अगर आपकी पॉलिसी सरकार ने अप्रूव कर दी है, तो 3 साल तक अगर सरकार कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो कर सकती है, उसके बाद रेज नहीं कर सकती, 3 साल के बाद क्वेश्चन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इंश्योरेंस बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय, आपको पता है इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में IRDA रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करती है। तो आपसे पूछ रहे हैं इंश्योरेंस रेगुलेटेड बाय सेबी नहीं, RBI नहीं, MCA नहीं, नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, RBI, ओ सॉरी IRDA। नेक्स्ट, IRDA वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1999, 2000, 2001, 2002, 1999 IRDA एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट, नो इंश्योरर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़। इंडिया में अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करना है या जनरल इंश्योरेंस वगैरह का बिजनेस करना है तो आपकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म from the date on which he enters upon his office and should be eligible for reappointment after 5 years। आपको जो भी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन होता है वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, उसके बाद वो रीअपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट, द अमाउंट credited to the insurance regulatory development fund shall consist of all government fees, सारी गवर्नमेंट की फीस वगैरह इसी में जाती है। all sum received from the authority by way of central government ने अगर कुछ पैसा उनके सोर्स में डोनेशन वगैरह में देना है वो भी दे सकती है, प्लस के अलावा हर इंश्योरर को भी कुछ पैसा देना पड़ता है, तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट, IRDA shall within 9 months, 9 months होता है इसका आंसर, from the after the close of each financial year submit to the central government a report giving true and full correct views। हर एक इंश्योरेंस, हर IRDA को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 महीने में एक रिपोर्ट बनाकर देनी होती है सरकार को कि भाई उनके साथ इस साल क्या क्या हुआ, कितना पैसा कलेक्ट हुआ, IRDA क्योंकि अथॉरिटी है, क्या क्या उन्होंने मेजर्स लिए, तो वो 9 मंथ्स में जाती है, 9 मंथ्स। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ डैश एंश्योर दैट इंश्योर्ड डज नॉट प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विद मल्टीपल इंश्योरेंस का आंसर होता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपनसेशन। नेक्स्ट, एन एक्चुअरी is expected to make exact forecast of the future liabilities of policies। Next, insurance laws amendment act was passed in the year 2015 में पास हुआ था। Next,
अब आता है 203, कितने रह गए? 203 से लेकर 226 तक रह गए, मतलब मोटा मोटा हमारे 24 रह गए। खत्म करते हैं इसको भी फटाफट। चलो अब एमसीक्यू 203 करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस मीन्स द बिजनेस ऑफ इफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अपॉन ह्यूमन लाइफ इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द पेमेंट ऑफ मनी इज एश्योर्ड ऑन डेथ और द हैपनिंग ऑफ एनी कंटिजेंसी डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमन लाइफ। इसका क्या मतलब है? लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जनरली या तो बंदे के मरने के बाद मिलता है, या कोई ऐसा हो जाए कि कोई बहुत बड़ी कंटिजेंसी हो जाए, मतलब कोई वो फिजिकली इतना बड़ा डिसेबल हो जाए, तो डिसेबिलिटी के केस में भी लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। तो वो क्या कह रहा है कि ऑप्शन 1 कि पैसा कब कब मिलता है, एक तो डिसेबिलिटी के केस में मिलता है, हमें पता है। दूसरा एन्युटीज अपॉन ह्यूमन लाइफ का मतलब है कि मरने के बाद हर साल करके भी पैसा उसकी फैमिली को दिया जाता है। और दूसरा होता है सुपर एन्युएशन वाला पैसा, कि मतलब एक ही बार में लमसम वाला पैसा भी दे देते हैं कई बार। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ इंडेमनिटी मे बी लिमिटेड बाय सर्टेन कंडीशंस व्हिच मे बी इंजरी और लॉस। अभी मैंने बताया इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपनसेशन। तो इंडेमनिटी का पैसा आपको कंपनसेशन कितना दिया जाएगा? एक इंजरी और लॉस सस्टेन्ड बाय द इंश्योर्ड हैज टू प्रूव। कब कब दिया जाएगा? पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा आपको कितना लॉस हुआ है, कितनी इंजरी हुई है। द इंडेमनिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। पैसा उतना ही मिलेगा जितना पॉलिसी में लिखा हो, ये भी बात ओके है। द इंश्योर्ड इज इंडेमनिफाइड ओनली फॉर द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, मतलब रीजनेबल कॉस्ट के लिए पैसा दिया जाएगा। और एनी और ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर होगा एनी और ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इन द केस of fire and motor accident insurance, the insurable interest has to be present both at the time of taking policy and the time of accident, दोनों टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, what is NSIC? NSIC stands for National Small Industries Corporation, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, if a unit has an investment in plant and equipment of rupees 55 crore and turnover of 300 crore, it will be classified as micro, small या medium। आपने MSME एक्ट पढ़ा हो तो MSME एक्ट में ना एंटरप्राइजेस बताई हुई है कि कौन सी माइक्रो मानी जाएंगी, कौन सी स्मॉल, कौन सी मीडियम। तो उसमें ना वैसे अब ये लिमिट चेंज हो चुकी है, ये 1 जुलाई 2020 को ये लिमिट आई थी और अब ये लिमिट भी चेंज हो चुकी है, लेकिन जून 24 के अटेम्प्ट के लिए अभी आपकी पुरानी वाली लिमिट ही सॉरी जून 25 के अटेम्प्ट के लिए अभी आपकी पुरानी वाली लिमिट ही एप्लीकेबल है। दिसंबर 25 में नई लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अभी तो आप ये पुरानी वाली के बेस पे ही समझो। तो पुरानी वाली लिमिट क्या थी कि अगर आपकी एंटिटी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो वो माइक्रो है। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक है तो वो स्मॉल है और टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी मीडियम कब मानी जाएगी? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में 50 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है तो वो मीडियम में नहीं आएगी, फिर वो लार्ज में आ जाएगी। अब यहां पे इसने क्वेश्चन क्या दिया है? यहां पे इसने क्वेश्चन दिया है कि आपकी कंपनी जो आपकी एंटिटी है उसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 55 करोड़ है और टर्नओवर 300 करोड़ है। ये तो मीडियम की कैटेगरी से भी आउट हो गई। तो ना ये माइक्रो है, ना ये स्मॉल है, ना ये मीडियम है, नन ऑफ द अबव हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, जब हम ये माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस की जब ये कैलकुलेशन करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की, तो उसमें हम कुछ चीजों को कवर नहीं करते और वो हम कवर नहीं करते एक्सपोर्ट्स के पैसे को। ये देखो यहां पे लिखा भी हुआ है नीचे की तरफ, जी हमारी बुक में भी डला हुआ है, नीचे एक नोट डला हुआ है। ये रहा नोट, क्या है? While calculation of turnover, exports shall be excluded and information shall be linked to income tax and GST returns। एक्सपोर्ट्स की लिमिट कवर नहीं होती है, एक्सपोर्ट्स का पैसा कवर नहीं होता। तो वो यही पूछ रहा है कि लिमिट कैलकुलेट करते वक्त एक्सपोर्ट्स जो आपने इंडिया से बाहर करे हैं टर्नओवर में वो कवर नहीं होंगे। टर्नओवर का मतलब सेल्स होती है ना, कुछ सामान इंडिया में बेचा हो, कुछ बाहर बेचा होगा, तो जब बाहर बेचा है एक्सपोर्ट करा वो वाला पैसा टर्नओवर की कैलकुलेशन में काउंट नहीं होता। नेक्स्ट, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में आ गए हम। गेट द लाइसेंस टू ऑपरेट फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आईटी एक्ट में कौन सी चीज ऑफेंस नहीं मानी जाती? अगर आप किसी का कंप्यूटर में छेड़ाछाड़ी कर रहे हो, टेम्परिंग मानी जाती है। किसी का कंप्यूटर हैक कर रहे हो, मानी जाती है। अगर आप किसी को मिस रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी मानी जाती है। नेक्स्ट, कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये कोई वो थोड़ी है, तो कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी तो एक अथॉरिटी है, ये कोई ऑफेंस थोड़ी है। तो ये इसका आंसर होगा। इसने पूछा ना कौन सा ऑफेंस नहीं है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स इंडिया में कब आए थे? 2011 में आए थे। नेक्स्ट, OSBC स्टैंड फॉर ओपन सोर्स बिजनेस इंटेलिजेंस, OSBC स्टैंड्स फॉर। नेक्स्ट,
The key benefit that the business can get from business intelligence, BI means business intelligence applications, include the ability to speed up and improve decision making. आज के दिन में आपको पता है बिजनेस इंटेलिजेंस आ चुकी है, इससे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो गई है, इंटरनल प्रोसेस इंप्रूव होते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, डिसीजन ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन बी अपील टू हाई कोर्ट. अगर हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अथॉरिटी है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके अगेंस्ट कोई भी डिसीजन होता है उसकी अपील हाई कोर्ट में जाती है. नेक्स्ट, Information technology reasonable security practices and procedure sensitive data protection rules 2011 applies only to body corporate and person located in India. इन्हीं पे applicable होता है. Next, which among the following is not a cyber crime under the IT Act? टेम्प, किसी का कंप्यूटर छेड़छाड़ी करना आईटी एक्ट में ऑफेंस है, किसी का कंप्यूटर हैक करना ऑफेंस है, किसी की पब्लिश ऑब्सीन इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना ऑफेंस है, किसी को धमकी वाली ईमेल देना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ऑफेंस नहीं है, जनरली ऑफेंस है. ये हमारे इंडिया के भारतीय न्याय संहिता जो पहले इंडियन पिनल कोड था उसमें ऑफेंस है, लेकिन आईटी एक्ट में इसको ऑफेंस कंसीडर नहीं किया, तो ये आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग ऑफेंस नहीं है. नेक्स्ट, वैसे ऑफेंस है लेकिन आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर ऑफेंस टू पब्लिक? टेररिज्म, वारफेयर, पायरेसी, डेटा ऑल्ट्रेशन. डेटा ऑल्ट्रेशन इज ऑल्सो ऑफेंस, लेकिन ये जनरल पब्लिक के लिए ऑफेंस नहीं है, ये प्राइवेट में ऑफेंस है. अगर आपने किसी के कंप्यूटर में जाकर छेड़छाड़ी कर दी, ये जनरल पब्लिक के लिए ऑफेंस नहीं है. जनरल पब्लिक के लिए ऑफेंस क्या? डेटा, टेररिज्म, पायरेसी, आप नकली चीजें बेच रहे हो मार्केट के अंदर, ये ऑफेंस है. नेक्स्ट, तो ये इसका आंसर होगा डेटा ऑल्ट्रेशन. नेक्स्ट, एक्सेस समवन्स कंप्यूटर विदाउट राइट ऑफ ऑथराइजेशन ऑनर एंड डज नॉट डिस्टर्ब, ऑल्टर, मिसयूज डेटा और सिस्टम बाय यूजिंग वायरलेस इंटरकनेक्शन. अब देखो ना, यहां पे सुनना कहते हैं, आपने किसी और के कंप्यूटर की एक्सेस कर ली बिना उसकी परमिशन के, लेकिन आप उसके डेटा में छेड़छाड़ी नहीं कर रहे. देखो यहां पे लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब, ऑल्टर. देखो, एक होता है कि मैंने किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया और मैं उसकी इंफॉर्मेशन में छेड़छाड़ी कर रहा हूं, तो वो हैकिंग कहलाता है. लेकिन अगर मैं किसी का कंप्यूटर को हैक कर रहा है, सिर्फ मैं उसकी इंफॉर्मेशन को देख रहा हूं कि वो कर क्या रहा है, लेकिन मैं उसके डेटा में छेड़छाड़ी नहीं कर रहा, तो उसे हम ट्रेस पास बोलते हैं. लेकिन अगर मैं डेटा में छेड़छाड़ी कर रहा होता तो मैं हैकिंग बोलता इसको. नेक्स्ट, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी shall maintain record of all transaction in cash of more than 10 lakh, all series integrated transaction below 10 lakh per month, all transactions of receipt of rupees 10 lakh of and more on its for security, and all of the above. Point number 220. All of the above. Next, सारी चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा. FIU stands for Financial Intelligence Unit, Financial Issue Unit, Feature Intelligence Unit, none of the above. Financial Intelligence Unit बोलते हैं इसको. In part B of schedule, offense involved in value of not more than is of rupees is 1 crore is mentioned. 1 crore होता है इसकी लिमिट. STR stands for Suspicious Trade Report, Special Suspicious Transaction Report, Special Trade Report. STR 223 Suspicious Transaction Report होगा, ये रहा Suspicious Transaction Report. Next, reporting authority shall send the KYC data to the registry within 5 days, 10 days, 15 days, 20 days. आपकी जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसको KYC की डिटेल कितने टाइम में अथॉरिटी को देनी होती है? 10 डेज के अंदर. मनी लॉन्ड्रर इलीगल फंड्स को इलीगल फाइनेंशियल सिस्टम में जब प्लेस करता है, अच्छा आपको पता होगा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी. जब वो फाइनेंशियल सिस्टम में पैसे को घुमाकर ठिकाने लगाता है उसे हम प्लेसमेंट बोलते हैं, प्लेसमेंट. और लास्ट आता है केसेस अंडर पामला कैन बी ट्राइड बाय स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट. पामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है, तो इसके जो केसेस होते हैं वो कहां हैंडल किए जाते हैं? स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट्स में हैंडल किए जाते हैं. इसके अलग से कोर्ट बनाए गए हैं. इसी के साथ तुम्हारे सारे के सारे एमसीक्यूज हो गए समाप्त, ये वाले. अब मैंने क्या क्या बोला? आपको ये एमसीक्यू की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डाल दूंगा. प्लस 4 हम लोगों ने वो क्या कहते हैं पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, उसको भी आप देख लेना, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. प्लस और एससीएम का मैराथन भी अपने यूट्यूब पर डाल रखा है, उसका भी लिंक डाल दूंगा. प्लस कंपनी लॉ और इकोनॉमिक लॉ का मैराथन भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो लव यू ऑल, टाटा. आई होप आपको मजा आया होगा. इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. थैंक्स अ लॉट, बाय बाय.